ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इसको बोलता हूं एनजीटी। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है? उस टर्म के वेरिएबल के साथ में जो कोफिशिएंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी हो। लेट्स अज्यूम करो कि मान लो कोई ऐसा टर्म दे रखा है 2x + 3y की पावर 15। अब इसके एक्सपेंशन में मुझे निकालनी है वो टर्म जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू मतलब x की पावर m और y की पावर m दोनों दे रखी है, उनका जो कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या है? लार्जेस्ट हो। अब न्यूमेरिक मतलब आपका क्या है? मैग्नीट्यूड लार्जेस्ट हो, ये आपको देखना है। दो चीज होती है, एक आपकी क्या होती है? बाइनोमियल कोफिशिएंट और एक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों आपके क्या डिफरेंट हो। बाइनोमियल कोफिशिएंट सबको पता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, इसकी होती वैल्यू होती है एनसीआर होता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है आपका एनसीआर होता है। और बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटेस्ट कब होती है? जब ये आपका क्या है? मिडिल टर्म हो। तो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट आपका क्या है? ग्रेटेस्ट होता है। लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट आपका क्या होगा? मिडिल टर्म हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मिडिल टर्म हो सकता है जब इस केस में कोई भी वेरिएबल ना हो, मतलब x + y की पावर 15 ही है। अब इस केस में x और y के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो इस केस में क्या बोल सकता हूँ? यहाँ का इसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वही आपका क्या है? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर और 3 की पावर का भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसकी वजह से मैं ये नहीं बोल सकता कि मिडिल टर्म आपका क्या होगा? उसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो ऐसे केस में आपको निकालना पड़ेगा। तो दो कंसेप्ट होते हैं, पहला आपका प्रॉपर लॉजिक होता है। लॉजिक करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली फॉर्मूला ले जाते हैं। फिर मैं लॉजिक में बना लेता हूँ। मैं क्या करते हैं? लेट r + 1th टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? r + 1th टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जो tr + 1th टर्म का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड आपका क्या है? उससे पहले वाली टर्म से आपका ज्यादा होगी, एंड tr + 1 की जो वैल्यू है उसकी आपका टर्म की वैल्यू है वो उससे पहले वाले, ये पहले वाली टर्म से ज्यादा, ये उसके आगे वाले टर्म से भी ज्यादा होगी। उन दोनों को क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें एक ट्रिक होती है जो हमेशा काम करती है, हमेशा एक काम करती है। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूँ और ये रिजल्ट आपको हमेशा याद करके अब सोल्व कर लेना है। तो मैं क्या बोलूँ? रिजल्ट में बोलूँ इन एक्सपेंशन ऑफ a + b की पावर n, वेयर a और b कुछ भी दे रखे हैं आपके, बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखे हैं, या फिर रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसके एक्सपेंशन में मुझे क्या करना है? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो मैं बोल सकता हूँ लेट r + 1th टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, देन रिलेशन क्या होता है आपका? r की वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू n + 1/1 + mod ऑफ a/b, और इसकी वैल्यू n + 1/1 + mod ऑफ a/b -1। इस फॉर्मूले से हम लोग इसकी वैल्यू क्या करते हैं? देते हैं। तो ऐसे केस में भी प्रोसीजर हमेशा फिक्स करी जाती है, हमेशा आपको यही करना है ऑलवेज। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करनी है आपकी? इसकी वैल्यू चेक करूंगा n + 1/1 + mod ऑफ a/b। इसकी मैं क्या करूं? वैल्यू निकालता हूं, वैल्यू चेक करता हूं। तो ये वैल्यू क्या बन सकती है? दो टाइप की बन सकती है। या तो ये वैल्यू क्या बन सकती है? दिस वैल्यू बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। और दूसरे केस में वैल्यू बिलोंग करेगी आपके कोई भी इंटीजर को। लेट्स अज्यूम करो कि वैल्यू बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो मतलब एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं। लेट्स अज्यूम करो कि ये वैल्यू है आपकी क्या? 5.5। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? r की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5.5, और ये क्या आएगा? समथिंग पूरा सेम -1 मतलब 4.5। मतलब 5.5 से लेके 4.5 से लेके 5.5 के बीच की, 4.5 से 5.5 के बीच में r तो एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो इंटीग्रल वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट होगी? r = 5 ओनली इंटीग्रल वैल्यू लेगी। मतलब बोल सकता हूँ t6 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो उस केस में एक टर्म हो जाएगी। लेकिन मान लो कि इसकी वैल्यू आपके क्या इंटीजर होगी, मान लो इसकी वैल्यू मैंने मान ली, इसकी वैल्यू आपके क्या 5 आ गई। तो यहाँ पे 5 आ गई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? r इज लेस देन इक्वल्स टू 5 अपॉन,
और 5 - 1 मतलब 4। इसका मतलब ये भी इंटीजर एक्सेप्ट और ये भी इंटीजर एक्सेप्ट, मतलब r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 एंड 5 दोनों हो जाएगी, 4 और 5 दोनों हो जाएगी, मतलब T5 एंड T6 बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। बहुत आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है, जो कोएफिशिएंट है वो इस तरीके से एडजस्ट करेंगे दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी सेम आएगी। तो बस इतना ही कंसेप्ट होता है। ऐसे केस में ये जो a और b उसकी वैल्यू आपके क्या गिवन होगी, हमेशा गिवन होगी। इन केस a और b की वैल्यू गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मान लो कोई एक भी मान लो ऐसा वेरिएबल है, मान लो ऐसा दे दिया 3 + 2x की पावर मान लो 15 दे दिया और उसकी वैल्यू दे दे, और यूजुअली x की वैल्यू गिवन होगी क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू डिफरेंट होगी। जरूरी नहीं है कि x = 1 पे जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो x = 1/2 पे भी वही हो, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन के कोएफिशिएंट्स का भी होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ में, तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपकी डिफरेंट होगी। लेकिन इन केस यदि x के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि x के बारे में नहीं बताया कि क्या है, तो ऐसे केस में मैं बाय डिफॉल्ट क्या मानूंगा, x = 1 ले लूंगा। इन केस यदि देना भूल गया है या नहीं दिया है, बाकी यूजुअली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये वैल्यू देता है। ठीक है, अब इसके दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक मेंस में पूछा गया है, एक एडवांस में पूछा गया है। मेंस में क्या पूछा गया था कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल लो, इस केस में ये वाली चीज होगी। और एडवांस में क्या पूछा था, रेंज पूछेगा कि 50 टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो n की वैल्यू क्या क्या होगी। दोनों टाइप के हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो लिख लिया तो डर को मैं क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट। अरे विजय भाई, आज बाइनोमियल का लेक्चर 2 में डाल देना, उसमें कंटिन्यू कर देना। भाई वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों में एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं जिससे आपको अच्छा तुम सुन लिया था क्या तुम्हें? जैसे एक एग्जांपल टाइप से लेते हैं, एग्जांपल टाइप से लेते हैं। ऐसे बोल देगा आपका फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x की पावर 9। बस सिंपल ऐसे दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मोड लेते हैं। मोड नहीं लेंगे तो आंसर आपका क्या डिफरेंट आएगा। मोड क्यों लेते हैं, क्योंकि मुझे न्यूमेरिक की वैल्यू निकालनी है। मोड नहीं लूंगा, किसी ने मान लो मोड नहीं लेना भूल गया तो उस केस में उसका आंसर आपका क्या गड़बड़ आ सकता है। तो ऐसे केस में क्या बोला था, ये आपका क्या है a + b बनाने के लिए a की वैल्यू आपकी 3 है और b की वैल्यू आपकी क्या है -2x। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा आपका n की वैल्यू आपकी क्या है 9। तो n + 1/1 + mod of a/b, तो n + 1 9 + 1 मतलब 10/1 + mod of a/b 3/-2x। अब क्या x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, x की वैल्यू नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू आपके क्या है 1 0 करूंगा। मान लो x की वैल्यू गिवन होगी 1/2 1/3 कुछ भी होगी वो रखूंगा, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू लगेगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दे रखी तो मैं x की वैल्यू क्या रख दूंगा -1, ये x की वैल्यू 1 रख दूंगा। तो क्या जाएगा 10/1 + mod of -3/2। अब यदि किसी ने मोड नहीं लिया होता तो फिर आंसर गड़बड़ होता, मोड नहीं लिया होता तो आंसर गड़बड़, लेकिन मोड लेने से आपका वैल्यू पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी 10 + 1 + 3/2, तो क्या जाएगा 20 + 5 मतलब 4। तो इसकी वैल्यू क्या आपकी 4 आ रही है, मतलब r is less than equals to 4 और ग्रेटर देन आपका क्या 3, मतलब r की वैल्यू क्या आपका 3 और 4 दोनों आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ T4 एंड T5 both are न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, और ये इसका क्या आपका आंसर होगा। ये आपका क्या टाइप 1 क्वेश्चन होता है। इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली मेंस में पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा। टाइप 2 क्वेश्चन ये जेईई में पूछा जा सकता है।
फाइंड वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ n फॉर विच सिक्स्थ टर्म is numerically greatest term in expansion of expression क्या दे रही है आपका 3/2 plus x/3 की पावर n when x is equal to 1/2 निकालो फटाफट से। काफी टाइम ले लिया भाई लोगों को, कोई आंसर काफी टाइम ले लिया आप लोगों ने। नहीं लिया कोई बात नहीं, 6 वैल्यू नहीं, 6 वैल्यू नहीं होंगी, 8 वैल्यू भी नहीं। देखते क्या करूंगा। सबसे पहले क्या दे रखा है आपका सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म मतलब T6 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोला है, इसका मतलब r की वैल्यू क्या जाएगी 5। तो मैं बोल सकता हूँ 5 लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ a। a का मतलब आपका क्या है 3/2 अपॉन b का मतलब आपका क्या है x/3। तो मैं क्या करूँ, इसी को सिंपलीफाई कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी लेस देन n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ आपका क्या है 9 अपॉन 2x। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, x की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। तो 2x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1। तो मैं बोल सकता हूँ 5 इज लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 1, मतलब ये वैल्यू क्या जाएगी लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 10। तो मैं क्या करूँ सिंपलीफाई कर देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, ये वैल्यू इसकी वैल्यू ये आई। तो मैं मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका n प्लस 1 अपॉन 10 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 और n प्लस 1 अपॉन 10। इसको क्या करूँ सिंपलीफाई करूँ, सिंपलीफाई करूँगा तो क्या जाएगा n प्लस 10 माइनस मतलब क्या है n माइनस 9 अपॉन 10 लेस देन इक्वल्स टू 5 और n प्लस 1 अपॉन 10। सबको क्या करूँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो n माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू 50 और n प्लस 1। तो इसको अलग से सोल्व करो तो n माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू 50 मतलब n लेस देन इक्वल्स टू 59 और n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 मतलब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 49। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ n इज इक्वल्स टू 49 से लेके 59 तक होगी।
अब यहाँ पे हमेशा क्या करना है, चेक करना है कौन सी एक्सट्रीम वैल्यू 49 और 59 को दोनों हमेशा आपको चेक करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि 49 और 59। अब क्वेश्चन कैसे करता है, कई बार क्या बोल देता है, ओनली फिफ्थ टर्म इज न्यूमेरिकली गेस्ड टर्म, ओनली फिफ्थ टर्म, ओनली सिक्स टर्म इज न्यूमेरिकली गेस्ड टर्म। तो ओनली सिक्स टर्म दे रखी। अब ओनली से क्या डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 49 रखोगे, तो 49 रखोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, इसकी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म दोनों न्यूमेरिकली गेस्ड टर्म होंगी। n की वैल्यू 59 रखोगे तो सिक्स एंड सेवंथ टर्म दोनों न्यूमेरिकली गेस्ड टर्म रहेंगी। तो वहां पे जब ओनली आएगा तो उस केस में ये दोनों आपके क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। लेकिन यदि अभी ओनली नहीं दे रखा है तो मतलब ये दोनों भी आपके क्या है, क्लोज हो जाएंगे। तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, 49 से 59 के बीच में मतलब 11 वैल्यूज होंगी। ये उसका क्या होगा आपका आंसर। किसका सही था, किसी का नहीं दे देगी। ये भगवान उठा ले। नॉट ओवर टू रन लिखो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिशन में। भाई लोगों डन, भाई लोगों डन, ठीक है। Next topic, properties of binomial coefficient. प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में हम लोगों ने क्या बोला था, एनसीआर को बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल सीआर से भी बोलते हैं या फिर एन और आर को ऐसे लिखते हैं। ये तीन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज वो सारी चीज तो आई थिंक सबको क्लियर है। आप कहोगे तो मैं रिवाइज कर देता हूं, नहीं आती है तो फिर आप स्किप करके आगे टाइप पे बड़े क्वेश्चंस पे। बेसिक प्रॉपर्टीज सबको पता है, यस नो बोलो एक बार। रिवाइज करनी है तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएम माइनस आर, एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा एन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो भूल जाते हैं, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। इसको मैंने क्या बोला था, एन प्लस 1 सीआर। इसको तुम लोगों ने वायरस नाम से याद किया था, ये पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट होती है जो काफी यूज होती आती है, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1। इसकी वैल्यू होती है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो मेनली इंपॉर्टेंट है जो यूजफुल होगी तुम्हारे क्वेश्चंस में। बाकी तो बेसिक है वो सबको आती ही है, बेसिक तो सबको आती ही है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी एक बार वापस मैंने रिवाइज कर दी है, ठीक है। तो पहली टाइप की क्वेश्चन जो बनता है इसमें कई टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहले टाइप की क्वेश्चन होता है बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस। बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस मुझे लगता है नहीं क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आईआईटी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन, तो मेंस में भी पूछा जा सकता है। मेंस में भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी ईयर में बहुत सारी शिफ्ट हुई थी तो उसमें पूछा गया था। वो दे देता हूँ, कैसा क्वेश्चन था आपका, ऐसा क्वेश्चन था लोगों। चलो दे देता हूँ मैं, वो इजी वाला था। फिर उसके बाद एक मॉड्यूल में थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है वो दे देता हूँ। 50
47C4 प्लस समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेके 5 52 माइनस आई C3 फटाफट से इसका आंसर दे सकते हो। पहला दूसरा मैं मॉड्यूल वाला क्वेश्चन दे देता हूँ जो पूछा जा सकता है। आगे होगा, आई थिंक सबका आगे होगा। 52 नहीं 53 आएगा यार शायद। हाँ 52 कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। आई की वैल्यू रखूंगा तो 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3 और प्लस 47C3। 47C4 प्लस 47C3 क्या जाएगा आपका NCR प्लस NCR माइनस 1 मतलब आपका क्या N प्लस 1CR मतलब 48C4 48C4 48C3 49C4 49C4 प्लस 49C3 50C4 50C4 प्लस 50C3 51C4 51C4 प्लस 51C3 मतलब 52C4 या फिर 52C48 दोनों में से कोई भी आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे गेम खेल देता है आपका, ऐसा मान वैसे दे दिया आपका 20 दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे क्वेश्चन मेरे को याद है मैंने क्वेश्चन कराया था, याद है वो एपी वाला ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने आपका क्या 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की होल क्यूब एंड सो 1 प्लस एक्स की पावर 50 के एक्सपेंशन में मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20 निकालना है। तो x की पावर 20 निकालना है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो एक मेथड तो आपका क्या मेथड 1 तो क्या बताया था मैंने आपका क्या जीपी से हम लोगों ने किया था। मेथड 2 क्या करते थे हम लोग, इसमें आपका क्या लगाते थे कि 1 प्लस एक्स की पावर 19 तक तो कोई भी एक्स की पावर 20 की टर्म नहीं आएगी, लेकिन जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 20 आएगा उसमें एक्स की पावर 20 की टर्म आएगी। 1 प्लस एक्स की पावर 21 आएगा उसके एक्सपेंशन में एक्स की पावर 20 की टर्म आएगी एंड सो 1 प्लस एक्स की पावर 50 होगा, इसके एक्सपेंशन में भी एक्स की पावर 20 की टर्म आएगी। और ये आपका क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसका आपका क्या है जनरल टर्म क्या होगी आपकी NCR एक्स की पावर r, तो इसकी जनरल टर्म मैं बोल सकता हूँ आपका 20CR 20C20 और एक्स की पावर 20 प्लस 21C20 एक्स की पावर 20 22C20 एक्स की पावर 20 एंड सो यहाँ पे क्या जाएगा 50C20 एक्स की पावर 20। अब मुझे क्या करना है कोएफिशिएंट निकालना है, तो कोएफिशिएंट मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 20C20 प्लस 21C20 प्लस 22C20 एंड सो 50C20। अब देखो यहाँ तक तो कर देते हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे देखो उनको दिख तो रही है पावर बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं तो क्या करूंगा आपका 20C20 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो इस एक्सप्रेशन को हम बोल देते हैं 21C21 बोल देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, इसकी जगह मैं बोल देता हूँ 21C21। अब देखो फॉर्मूला आ गया 21C21 प्लस 20C20, इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 22C21 अगेन बाय लग जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका 50C21 बचेगा और इसके अंदर लग जाएगा तो 51C21 ये आ जाएगा।
अब इसका आंसर हो सकता है घुमा के ऐसा दे देगा आपका 51C30, ये भी आपका आंसर दे सकता है, तो कभी जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे वायरस लगता है, ठीक है, लिख लो फटाफट से। बाकी वाले क्वेश्चन भी देता हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट से ही बनते हैं। नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, मैं इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं आपको। क्या दे रखा है, लेट 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू समेशन a r एक्स की पावर r r इज इक्वल टू 0 से लेके n, देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस a1 अपॉन a नॉट इंटू 1 प्लस a2 अपॉन a1 इंटू 1 प्लस a3 अपॉन a2 एंड सो ऑन 1 प्लस an अपॉन an माइनस 1। दो आंसर दो फटाफट। n प्लस, हाँ सही है बिल्कुल, पैसे उसमें था नहीं ऐसा, वेरी गुड। तो इसको क्या कर सकते हो, जनरल टर्म निकाल देता हूँ, टी आर निकाल देता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस ए आर अपॉन ए आर माइनस 1, और ए आर क्या है आपका 1 प्लस एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1। रीजन क्योंकि ए आर क्या दे रखा है आपका, एन सी आर की वैल्यू लिखी हुई है। अब इस केस में इसका फॉर्मूला आपको आता ही है, इस केस में इसका फॉर्मूला है 1 प्लस एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। एलसीएम ले लूंगा तो क्या जाएगा आपका आर एलसीएम, तो आर प्लस एन माइनस आर प्लस 1। तो थोड़ा ध्यान से देखो, आर से आपका आर कैंसिल, तो क्या जाएगा एन प्लस 1 अपॉन आर। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। अब इसको क्या करो, सिंपलीफाई करो, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये बन जाएगी एन प्लस 1 अपॉन आर। आर का मतलब आपका क्या जाएगा जी आपका 1, तो इसको गड़बड़ लगेगी ए नॉट। अच्छा फैक्टोरियल आ रहा है ना, फैक्टोरियल आर की वैल्यू आपकी क्या है, 0 हो जाएगी। आपका क्या होगा n प्लस 1 अपॉन 1, n प्लस 2 अपॉन 2 एंड सो ऑन, n प्लस 1 अपॉन ये आपका क्या फैक्टोरियल 0 टाइप से ऐसा होगा, फैक्टोरियल 0 होगा r इज इक्वल टू 0 के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी n, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, ये 0 से लेके n तक स्टार्ट हो रही है, तो क्या जाएगा आपका n प्लस 1 की पावर n, 0 नहीं सॉरी, आपका 0 से कहाँ स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टेशन को चेंज कर देता हूँ मैं, देख लेता हूँ। 0 से दे रखा है, 0 से दे रखा है, और ये लास्ट an माइनस 1 है, an माइनस 1 दे रखी है ना। अच्छा ठीक है, तो एनी टर्म हुई ना, n प्लस 1 टर्म का हुई, एनी टर्म हुई, अपॉन आपका क्या, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, तो ये आपका क्या जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 आपका क्या जाएगा फैक्टोरियल n। सही है बिल्कुल आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे एक क्वेश्चन और दे रखा है मॉड्यूल में, ऐसे एक क्वेश्चन और दे रखा है मॉड्यूल में। इसी के बाद से लेवल डे 5 में क्वेश्चन नंबर 10, डे 5 में क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप का है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी पैटर्न का ही है। ये मेरे हिसाब से बन जाएंगे आपसे। एक आगे क्वेश्चन भी दे रखा है लेवल 2 में, लेवल 2 में भी कैसे करना है ऐसा, लेवल 2 में 49 क्वेश्चन, लेवल 2 में 49 क्वेश्चन करो। लेवल 2 में 49 क्वेश्चन।
समेशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 की होल पावर 3 is equals to 25/24, then n is equals to सबने ले लिया बच्चों को आंसर कोई आंसर बच्चों का ले लिया 5 1 मिनट का टाइम ले लिया फाइव सबका सही है कुछ नहीं करना था प्रोबेबिलिटी लगानी है इसको क्या बोल सकता हूँ n+1 CR माइनस लग जाएगा NCR और ये क्या जाएगा NCR -1 ये सिंपलीफाई करने से डायरेक्ट फॉर्मूला आता नहीं फॉर्मूला पड़ेगा तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n+1 माइनस r n+1 माइनस r ठीक है तो ये पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल तो इसको मैं बोल सकता हूँ आपका फैक्टोरियल n और इसको बोल सकता हूँ n+1 इनटू फैक्टोरियल n और ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा फैक्टोरियल r तो r इनटू फैक्टोरियल r-1 और ये क्या बन जाएगा आपका फैक्टोरियल r-1 तो ये से ये कैंसिल क्या जाएगा r अपॉन n+1 तो इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू में देखूंगा तो ये क्या है समेशन ऑफ
r अपॉन n प्लस 1 की होल क्यूब r इज इक्वल टू 0 से लेके n दे दिया और इसकी वैल्यू आपकी है 25 और 24। तो इसको क्या करूं, सिंपलीफाई करूं तो 1 अपॉन n प्लस 1 की होल क्यूब तो बाहर आ जाएगा और ये क्या आपका समेशन r क्यूब, समेशन r क्यूब का फॉर्मूला होता है n इनटू n प्लस 1 अपॉन 2 का आपका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 24। तो इसको इक्वेशन को सोल्व करना है तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ 1 अपॉन n प्लस 1 की होल क्यूब इनटू n स्क्वायर इनटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 25 और 24। ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 से n प्लस 1 का होल स्क्वायर से n प्लस 1 कैंसिल क्या जाएगा आपका बन जाएगा 6n स्क्वायर इज इक्वल टू 25 n प्लस 25। फैक्टराइज करूंगा तो क्या जाएगा आपका 6n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स देख लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है। और देख लेता हूँ इसकी विशेषण मॉडल में मिलते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट टाइप, ये टाइप 1 था जो बेसिक था। टाइप 2 टाइप 2 में कुछ नहीं करना। टाइप 2 डायरेक्टली है, डायरेक्टली ही आपको जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही आपका क्या है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCN। इसकी वैल्यू होती है आपकी 2 की पावर n, क्योंकि 1 प्लस x की पावर n होता है। अब इसमें x की जगह रख दो तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन Cn x की पावर n। x की जगह रख दूंगा आपका 1 तो इसकी वैल्यू क्या आपकी 2 की पावर 1। x की जगह -1 रख दूंगा तो आपका क्या बन जाएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन जाएगा -1 की पावर n NCN। इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। अब मैं इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन इवन वाली टर्म्स। दोनों को ऐड करूंगा तो ये ओड वाली कैंसिल हो रही है, 2 टाइम्स बन रही है। इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2 की पावर n अपॉन 2, मतलब इनडायरेक्टली 2 की पावर n माइनस 1। और ये वैल्यू किसकी भी होती है, ये वैल्यू इसकी भी होती है आपकी NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन ओड वाली टर्म्स का भी। ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड वाली चीज है जिसमें आपका क्या है x की जगह मैंने क्या रखा है 1 रखा है। अब x की जगह 1 की बजाय 2 रख दिया, 3 रख दिया, 1/2 रख दिया, 1/3 रख दिया। वो सारे क्वेश्चन इसके पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया आपका क्या है ऐसे केस में x की जगह 1 की जगह रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, तो उस केस में पैटर्न आ जाएगा। तो वो आपको बस आइडेंटिफाई करना है। उसमें से सिखाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, उसमें कुछ सिखाने वाला ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी चीज क्या होते हैं इसकी हाफ सीरीज वाले क्वेश्चंस। इसी टाइप में इसके हाफ सीरीज वाले क्वेश्चन से मान लीजिए जैसे दे दिया आपका 23C11 r 23C r इज इक्वल टू 0 से लेके मान लो आपको क्या दे दिया 11। तो इसका आंसर मुझे निकालना हो तो निकाल सकते हो इसका आंसर, बता सकते हो फटाफट से, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की हाफ सीरीज, सेकंड क्वेश्चन की हाफ सीरीज वाला कैसे करेंगे। r की वैल्यू रखूंगा 0, इसका सब मैं बोल देता हूं s 23C0 प्लस 23C1 प्लस 23C2 एंड सो ऑन 23C11। अब आपको पता है प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है NCR इज इक्वल टू होती है NCN माइनस r। तो 23C0 की वैल्यू किसके इक्वल बोल सकता हूं आपका 23C23 के, 23C1 के मतलब 23C22 के, इसकी वैल्यू 23C222 एंड सो ऑन।
21 के इक्वल। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो सकता है? 23C 12 के इक्वल। इसका समय ऐसा तो इसका भी ऐसा होगी, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। अब दोनों को मैं क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करूंगा तो 2S इज इक्वल टू 23C0, 23C1, 23C11, 23C12 से लेके कंटिन्यूअसली है। मतलब इसका आंसर क्या आपका 2 की पावर 23, मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 2 की पावर 22। ये क्या होगा? टाइप 1 होगा जिसमें हाफ सीरीज होगी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लेगा। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, इसी केस में 23C12 दे दिया, R दे दिया, R इज इक्वल टू 0 से लेके आपका क्या 12 दे दे, या फिर ऐसा बोल देता है आपका 24C R इज इक्वल टू 0 से लेके आपका क्या दे दे 12 दे दे। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों टाइप के पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इसके एक्सपेंशन में आपके क्या 13 टर्म, इसके एक्सपेंशन में भी आपके क्या होगी 13 टर्म। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करो फटाफट, ये वाला क्वेश्चन आप करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसका आंसर तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। कल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पढ़ाऊंगा, तो डिफरेंस मेथड जब पढ़ाऊंगा ना, डिफरेंस के साथ में मैं समेशन बताऊंगा, और समेशन के साथ ही मैं डबल समेशन वाले 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों में बताऊंगा आपको। नहीं प्राचीन 2/22 नहीं होगा इसमें, 13 टर्म्स है। देख दोबारा देख, गड़बड़ कर दिया, डायरेक्टली नहीं किया तुमने करना। 11 तक होता है 2 की पावर 20 होता है। हाँ अब देखो यहाँ पे, हाँ अरे ओके 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 लास्ट का था। ओके 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 आई गॉट इट। वही मैं सोचूं ऐसी मिस्टेक तुमसे नहीं होगी। इसका सम मैं बोलूं एस बोलूं तो आर की वैल्यू होगी 0, तो 23C0 प्लस 23C1 प्लस 23C2 एंड सो ऑन 23C12 आ जाएगा। अभी मैं प्रॉपर्टी लग रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? आपकी 23C23 के इक्वल, 23C22 के इक्वल, 23C21 के इक्वल एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू बोलूंगा तो 23C11 के इक्वल। नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है इसमें भी कुछ तुम्हारा भी गड़बड़ है कुछ, क्योंकि यहाँ से इससे पहले आपके 23C11 है और यहाँ पे 23C12 है। एक इक्वेशन में गड़बड़ है इसमें, बराबर नहीं, तुम लोगों ने शायद गड़बड़ किया आंसर में। अब देखो मैं ऐड करूंगा तो ऐड करूंगा तो क्या जाएगा आपका 2S इज इक्वल टू 23C11 23C12 और यहाँ पे प्लस 23C13 हो जाएगा। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये आपके क्या है कि एक्स्ट्रा, जबकि आप लोगों ने एक टर्म एक्स्ट्रा लिए। आप लोगों ने हाँ मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ तो R इज इक्वल टू 0 से मैंने किया ना। अच्छा देखते हैं। तो इसके मैं बोल सकता हूँ आपका 2 की पावर 23 प्लस 23C12 प्लस 23C11। अच्छा ये दोनों की वैल्यू आपकी क्या सेम होती है? दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी? सेम होती है। तो मैं बोल सकता हूँ S की वैल्यू क्या जाएगी? 2 की पावर 22 प्लस 2 बाई है तो 1/1 23C12। ये आंसर है। प्लस हाँ सही है, बिल्कुल सही है। कुछ का आंसर बिल्कुल सही है, प्राची का आंसर बिल्कुल सही है। माइनस वालों का आंसर गड़बड़ है, इसमें माइनस होगा, इसमें खैर माइनस होगा। सर हाँ सर हमने R इज इक्वल टू 0 से 11 तक किया ना। हाँ फिर जब R इज इक्वल टू 12 ऐड हुआ ना तो 2/1 प्लस 23C12। हाँ मतलब ऐसा कर सकते हो ऐसा। तुम्हारे मेथड बड़े यूनिक होते हैं, जनरिक होते हैं, लेकिन हम कंसेप्ट पे ही जा रहे हैं। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आज सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कल थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं वो बनेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्विकली ही लूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड में लूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँ। एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एटलीस्ट कवर करूँ।
वैल्यू ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 सॉरी 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 5 फैक्टोरियल 4 and so on 1 upon factorial 2n minus 2 और यहाँ पे अपन आंसर दो ये 0 2 4 और ये 2n minus 2 दो बढ़ रहा है, ये 2n minus 1 2n minus 3 2n minus 5 ये दो कम हो रहा है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या करूंगा, दोनों का सम सेम है, दोनों का सम सेम है, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 है, तो मैं क्या करूं, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बचेगा, और ये क्या बनेगा आपका फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 0 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 और ये बन जाएगा आपका फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2n माइनस 2। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1, इसको बोल सकता हूँ 2n माइनस 1 c0 2n माइनस 1 c2 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा 2n माइनस 1 c 2n माइनस 2। अब देखो 0 2 ये आ गया, और हाफ में इवन सीरीज है, हाफ में इवन सीरीज है, तो हाफ में तो आपका 2 की पावर 21 माइनस 1 होता है, इसका आंसर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 है, इसका आंसर होता है 2 की पावर 2n माइनस 1, लेकिन हाफ में है तो बाई 2। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन है, मतलब लेवल 2 में क्वेश्चन है, इसमें पूरा नहीं बन रहा, मतलब एक टर्म एब्सेंट रह रही है, तो जहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तो उस चीज पे आपको ध्यान रखना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले टर्म्स में आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो क्या जाएगा आपका 2 की पावर 2n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बन गया। आईआईटी में पता है बहुत ही स्पेसिफिकेशंस आए हैं, क्वेश्चन सारे स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके आंसर गलत दे, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके आंसर गलत दे। जैसे ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैंडर्ड ही पूछा जाएगा, लेकिन सिली मिस्टेक करवानी है उनको। लेवल 3 में क्वेश्चन नंबर 30 जेईई एडवांस 2010 में पूछा गया था ये आपका, और इसकी मार्किंग स्कीम भी शायद ऐसी थी +5 -2 थी, उस टाइम +5 -2 थी मार्किंग स्कीम। क्या दे रखा आपका 4 मोर देन 1 में है, r इज इक्वल टू 0 1 2 से लेके आता है 10, मॉड्यूल में लिख रहा हूँ पूरा लिख रहा हूँ, एंड लेट AR BR and CR denotes respectively। काफी बच्चे थे जिन्होंने गलत किया था, रीजन की एक छोटी सी मिस्टेक की थी, पूरा का पूरा क्वेश्चन सही करके बस लास्ट स्टेप में छोटी सी मिस्टेक की वजह से गलत किया था, इसमें मैं
पहले से आपको अवेयर कर रहा हूँ, गलती मत करना। वो डिनोट्स AR BR and CR denotes the coefficient of x की power r in expansion of 1 plus x की power 100 10 sorry 1 plus x की power 20 and 1 plus x की power 30। then वैल्यू निकलवानी है आपके summation of AR B10 BR minus C10 AR R is equals to 1 से लेके 10। ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं, ऑप्शन भी दे रहा हूं। ये क्वेश्चन तो हजार बार किया है, 1000 बार किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना गलती नहीं करनी है। ए ऑप्शन है B10 माइनस C10, बी ऑप्शन है A10 B स्क्वायर 10 माइनस C10 A10, सी ऑप्शन आपका फेवरेट 0, डी ऑप्शन C10 माइनस B10। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, x की पावर r, हाँ आसान है, बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई है। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि कितने मैच्योर हो गए हो कि नहीं हो गए, तो वो मिस्टेक अभी टोटल बताओ। रुको बस आ रहा हूँ 2 मिनट में, बात हूँ मैं मिनट। आंसर बच्चों पकड़ ले लिया, लास्ट क्वेश्चन जल्दी करो। मजे की बात ये है, मजे की बात, अच्छा ओके अरे यार भूल जाता हूँ, वो 11:30 से तुम्हारी वो क्लास तो हमेशा वही ध्यान रहती है मुझे। ओके ठीक है। मजे की बात ये है, शायद ये सॉल्यूशन में भी, अपने सॉल्यूशन में भी इसका आंसर कर दिया है, अपने सॉल्यूशन में भी इसका आंसर कर दिया हुआ है। क्या करूंगा, ए आर का मतलब क्या है आपका, एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट, एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट हो गया है n 1 प्लस एक्स की पावर 10, मतलब ए आर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 10 सी आर, बी आर का मतलब क्या हो जाएगा 20 सी आर, और सी आर का मतलब हो जाएगा 30 सी आर। निकालो जल्दी से।
आंसर दो जल्दी से। डी। देखते हैं क्या करूंगा इसको सिंपलीफाई करूंगा। समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेके 10 ए आर बी 10 बी आर माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके 10 ए आर का होल स्क्वायर सी 10। अब बी 10 तो कांस्टेंट है और सी 10 भी कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लूंगा तो इसको मैं बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा, आपका ये बन जाएगा आपका बी 10 समेशन ऑफ ए आर इनटू बी आर इज इक्वल टू जी 1 से लेके 10 माइनस सी 10, ये क्या जाएगा समेशन ऑफ ए आर इनटू ए आर इज इक्वल टू 1 से लेके 10। अब ए आर बी आर रख देता हूं तो ये आपका क्या बी 10 तो बाहर हो गया और ये क्या आपका समेशन आर इज इक्वल टू ए आर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 10 सी आर और ये क्या जाएगा आपका 30 सी आर। बी आर का मतलब होगा 30 ए आर सी आर होगा ना। मैंने शायद क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिया है। नहीं क्वेश्चन सी 10 सी कहां है, सी तो मैंने मिस कर दिया। सी 10 है ना, क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है। ठीक है सही लिखा है ए आर बी आर सी आर। ठीक है तो सही लिखा है, करो आगे। तो फिर इस केस में क्या जाएगा आपका ए आर बी आर का मतलब क्या है 20 सी आर माइनस सी 10 ए आर का मतलब क्या जाएगा आपका 20 सी 10 इनटू 20 सी 10। आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे इसे बताओ। दो का आंसर है, बाकी लोग का नहीं है। दो का आंसर पता नहीं सही है गलत है, पता नहीं सही है गलत है। ए आर तो अच्छा ए आर गलत लिख दिया क्या 10 से 10 है। ओके 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 आई गॉट इट 10 से 10 करो आगे। हाँ मतलब वही लिखा है 10 सी आर और 10 सी आर। आगे क्या करोगे अब दे बताएगा दे जल्दी से बताओ। सम और डिफरेंस कांस्टेंट याद है, इक्वेशन बताया था जिसमें ट्रिक में बताया था बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम और डिफरेंस कांस्टेंट है तो उस केस में आंसर डायरेक्टली ट्रिक लग जाती है। तो किसी एक को चेंज कर लो, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है तो किसी एक को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया, इसको बोल दिया B10 और ये आपका R इज इक्वल टू 1 से लेके 10 और इसको बोल सकता हूँ 10C 10 माइनस R और 20CR और माइनस C10। अब इन दोनों में भी क्या बोल सकता हूँ आपका 10C R इंटू 10C 10 माइनस R इज इक्वल टू 1 से लेके 10। ठीक है तो अब इस केस में ये दोनों का सम, ऊपर का सम और नीचे का सम दोनों सेम, ऊपर का सम और नीचे का सम दोनों सेम, ऊपर का सम और नीचे का सम दोनों सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ डायरेक्टली ट्रिक से कर दूं, ठीक है तो डायरेक्टली ट्रिक से इसका आंसर मैं बोल सकता हूँ B10 इंटू इस पूरे समेशन का आंसर 10 प्लस 10 20 तो 30C 10। ये आंसर बोल सकता हूँ, यस और नो बोलो।
माइनस सी 10, इसको बोल सकता हूँ 10 + 1 10 20 सी 10। क्या यही बोल सकता हूँ? एक बार हाँ ना बोलो, क्या ऐसा बिल्कुल सही क्या है यहाँ पे? गुड। यहाँ पे मिस्टेक हुई है और यहीं पे बच्चों ने मिस्टेक की थी, क्योंकि ये कब होता है जब r = 0 से लेके 10 होता है ना, r = 0 से लेके 10 होता है तो फिर बिल्कुल ऐसा करता है। लेकिन यहाँ पे r = 0 नहीं, r = 1 से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, r = 0 वाली टर्म भी देखनी पड़ेगी। r = 0 वाली टर्म पे इसकी वैल्यू आपकी क्या है, 10 से 0 इसकी वैल्यू 1 और 20 से 0 की वैल्यू भी आपकी क्या जाएगी 1। 10 से 10 और 20 से 0 दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 ऐड करूंगा और 1 सब्सट्रैक्ट करूंगा, 1 ऐड करूंगा और 1 सब्सट्रैक्ट करूंगा। 1 ऐड करने के बाद ये पूरी सीरीज बनेगी और 1 सब्सट्रैक्ट करना वो जरूरी होगा, ठीक है। तो इसको बाद सिंप्लीफाई करूंगा तो b10 इंटू 30c10 माइनस b10 और माइनस c10 इंटू 20c10 और प्लस c10। 30c10 को मैंने क्या बोला है, 30c10 को बोला है आपका b10 इंटू c10 माइनस b10 और c10 इंटू 20c10 को बोला है आपका b10 और प्लस c10। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, क्या जाएगा c10 माइनस b10 और ये आपका क्या होगा, आंसर आएगा। जबकि काफी बच्चों का आंसर क्या होगा आपका 0 भी आया था। और दूसरी चीज इसमें था कि मोर देन 1 था, तो मोर देन 1 में बाकी ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। देखो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, इसको भी मुझे चेक करना पड़ेगा, ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। वैसे ये आंसर नहीं सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मोर देन 1 है तो इसको भी चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और बच्चों ने क्या किया था, जिन्होंने क्या किया तो उनका दोनों का यही आंसर टिक किया था। यूजुअली बच्चे क्या है, पहली चीज क्या था, उसी साल उन्होंने मार्किंग स्कीम चेंज की थी, -2 कर दिया था, नेगेटिव मार्किंग -2 की थी उस टाइम में। तो -2 के ऊपर वैसे भी डरते हैं। दूसरी चीज क्या सोचते हैं बच्चों के मेंटली कि हाँ मोर देन 1 क्वेश्चन तो आंसर तो इससे ज्यादा वही होगा, तो 0 दिख रहा है, उनके बाद उनको ये भी दिख रहा है कि ये भी दोनों आंसर सेम है, तो काफी बच्चों ने बी और सी पे भी टिक किया था। तो ऐसे साइकोलॉजिकली खेलते हैं आपके साथ में, पूरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन देके बस थोड़ा सा एक मिस्टेक करवा के गलती करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों में से काफी बच्चे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ये चीज नहीं मिस्टेक की। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे करके। जिन्होंने मिस्टेक की है वो ध्यान रखना, आगे मिस्टेक ना करो, लिख लो फटाफट से, लिख लो। ये क्या है? वापस से कौन से स्टेप? लास्ट स्टेप मैं वापस से कर रहा हूँ, मैं इस स्टेप को वापस लिख रहा हूँ, मैं इस स्टेप से वापस समझा। अब अपने पास एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक अपन क्या पढ़ते हैं, 10c0 20c 10 10 1 20 11 10 2 20 12 10 10 20 10। याद है ऐसा क्वेश्चन था, मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन था, सात्विक दोनों ने पूछा था। अब देखो यहाँ पे क्या करना था, एक ट्रिक बताई थी मैंने कि यहाँ पे ऊपर वाले टर्म का जो सम है सारी की सारी टर्म्स में आपका क्या सेम है, ऊपर वाली टर्म का सम है सारी टर्म्स में आपका क्या सेम है, और नीचे वाले टर्म्स में या तो सम सेम है या डिफरेंस सेम है, सम सेम है या डिफरेंस सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन का हम आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। उसके पीछे लॉजिक भी बताया गया था, ठीक है। तो ऐसे केस में मैंने सबसे पहली चीज क्या बोले थे कि सबको सम सेम की फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो यहाँ पे देखो सम 10 है, सम 12 है, सम वेरी करना है, डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम है तो मुझे क्या करना है, सम सेम की टर्म्स में वेरी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मैं क्या बोल दूंगा, 10c 10 10 और 20 10 10 9 और 20
या इसको एक काम करो, इसी को मत करो, उसको चेंज कर लो, उसको चेंज कर लो, इसको भी चेंज कर सकते हो, उसको भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 10 20 10 प्लस 10 9 20 11 प्लस 10 8 20 12 एंड सो ऑन 10 0 10 10 ये 8 हो गया ना, तो 10 0 और ये क्या बन जाएगा? कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? मिस्टेक आ रही है। एक काम करो, इसको छोड़ो, आप सेकंड टर्म को आप चेंज करो। तो ये क्या आ जाएगा? इसको 10 0 और इसको बोल सकता हूँ 20 10 प्लस 10 1 और ये क्या आ जाएगा? 20 और 9 10 2 और 20 और 8 एंड सो ऑन लेकर 10 10 ये यहाँ कुछ गड़बड़, मुझे लगता है इस टर्म्स में कुछ गड़बड़ की हमने। इक्वेशन हमने देख के नहीं लिखा है, देख के नहीं लिखा है, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है इस टर्म में, ये पैटर्न सेम नहीं आ रहा है। ट्वेंटी 10 ऐसे करो तो ऊपर वाले सारे टर्म्स का सम सेम है, नीचे वाले का सम सेम नहीं है। अच्छा 10 10 हो गया। ओके आई गॉट इट। इसको चेंज नहीं किया। ठीक है ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारी टर्म्स का सम सारी टर्म्स का सेम है, तो इसलिए इसका आंसर हम लोगों ने क्या कर दिया था? आपका 10 प्लस 20 30 C 10 ये आंसर बोला था, 30 C 20 ये आंसर बोला गया था। लेकिन ये आंसर कब बोला था? जब ये 0 से लेके और 0 पे खत्म हो रहा है, मतलब 0 इंक्लूड हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या आपका लिमिट r की वैल्यू 0 नहीं है, r की वैल्यू क्या आपकी 1 है। डिफरेंस समझ में ले सात्विक, r की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 है मतलब ये टर्म इसमें नहीं है, ये टर्म इसमें नहीं है, ये टर्म मुझे ऐड करनी पड़ेगी और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे ये किया है। ये बस ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। इसको क्या करूंगा मैं? सिंप्लीफाई करूंगा। इसको मैं क्या करूँ? सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या जाएगा आपका? 10 9 21 10 8 22 10 7 23 ऐसे बनेंगे सारे। तो वहां पे हम कर सकते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो उस वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया? 0 वाली टर्म को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। 0 वाली टर्म को क्या किया हमने? ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो उस वजह से इसका मतलब B10 है और इसकी वैल्यू, इस पूरे समेशन की जो वैल्यू है, इसको मैं बोल सकता हूँ 10 प्लस 20 मतलब 30 C 10 माइनस 1 की। सिमिलरली C10 और इसका सम मैं बोल सकता हूँ 10 प्लस 10 20 C 10 माइनस 1 के। तो ये -1 दोनों जगह पे आ गया, एक्स्ट्रा है। अब क्लियर? अब क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिजल्ट आपको याद करने को बोला गया था। C0 CR प्लस C1 CR प्लस 1 प्लस C2 CR प्लस 2 CN C3
CR+3 and so on CN याद है रिजल्ट इसका रिजल्ट याद करो। इसका रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली याद रखना है। इसका रिजल्ट होता है आपका फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल n माइनस r। याद है ये रिजल्ट याद है। r की वैल्यू रख दूंगा 0, r की वैल्यू 0 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका c0 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर एंड सो ऑन cn का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या जाएगी फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। r की वैल्यू 1 रख दूंगा, c0 c1 प्लस c1 c2 c2 c3 एंड सो ऑन cn प्लस 1। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1। अच्छा इसी चीज को एक चीज और बोला गया है इन्होंने 1 into 3 into 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 into 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इसी की वैल्यू ये होती है, इसी की वैल्यू ये होती है। ऊपर वाला याद नहीं है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या इसका प्रूफ याद है कैसे किया था? इसका प्रूफ याद है? याद है इसका प्रूफ कैसे किया था? प्रूफ याद है किसी को कैसे किया गया था? याद है किसी को? ठीक है। यूजुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा, r की वैल्यू 2 रख दी तो c0 c2 c1 c3 c2 c4 एंड सो ऑन cn प्लस 2। इसकी वैल्यू क्या जाएगी फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। अब एक बार मेरे से एक डेमो में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझसे एक बार एक डेमो में पूछा था, मेरे से एक डेमो में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा c0 का स्क्वायर माइनस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर माइनस c3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालेंगे? c0 का स्क्वायर माइनस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर माइनस c3 का स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताओ। हाँ कुछ सर वो 1 प्लस x की पावर है 1 माइनस x पावर है। गुड सही है, वेरी गुड, बहुत बिल्कुल सही है। अब देखो ये जो है ये कैसे आया है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे। बच्चे कैसे कंफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे? पहले क्या लेंगे, जिन्होंने देखा हुआ नहीं है वो पहली बार में हो सकता है सही ना करे, जिन्होंने देखा नहीं वो पहली बार में हो सकता है सही ना करे। क्या करेगा, इवन टर्म्स के साथ मिलेगा, ओड टर्म्स के साथ मिलेगा, ये करोगे लेकिन इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा क्या सोचता है फिर, अरे यार कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आता है तो आयोटा रखते हैं, तो वो एक्स की जगह आयोटा रखेगा, उससे भी आपका क्या नहीं आएगा। ये कहाँ से आता है? ये इसके लॉजिक से आता है। ये जो फॉर्मूला जो आया था ना, इसी लॉजिक से आता है, इसी लॉजिक से आता है। इसलिए लॉजिक कई बार आपका क्या पूछना जरूरी है। वैसे हो सकता है स्टूडेंट से ना पूछे, यूजुअली टीचर से ही पूछा जाता है इसी टाइप के थोड़े से घुमा फिरा वाले, लेकिन ये पूछा जा सकता है। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, कैसे है मैं बता देता हूँ। क्या करते थे इस केस में, पहले इसका डेरिवेशन 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है c0 c1x c2x स्क्वायर एंड सो ऑन cn x की पावर n इक्वेशन 1। अब x की जगह रिप्लेस कर दिया, 1/x रिप्लेस कर दिया है मैंने, तो क्या जाएगा 1 प्लस 1/x की पावर n c0 प्लस c1/x प्लस c2/x स्क्वायर c3/x क्यूब एंड सो ऑन cn/x की पावर n इक्वेशन 2। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये क्या बनेगा आपका c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब एंड सो ऑन cn x की पावर n
इनटू सी नॉट C1 अपॉन x, C2 अपॉन x स्क्वायर, C3 अपॉन x क्यूब एंड सो ऑन Cn अपॉन x की पावर n। इसका प्रोडक्ट 1 प्लस x की पावर n, L से ले लूंगा तो क्या जाएगा x प्लस 1 अपॉन x की पावर n, तो मतलब डायरेक्टली 1 प्लस x की पावर 2n अपॉन x की पावर n बनेगा। अब क्या करूं, इसके एक्सपेंशन में मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n मुझे फाइंड करनी है। कोफिशिएंट मुझे x की पावर n फाइंड करनी है। लेट्स अज्यूम करो मुझे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करनी है। x स्क्वायर की कोफिशिएंट कब आएगा, जब ये c नॉट x स्क्वायर c2 x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा, c नॉट से c3 x क्यूब c1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करेगा, c4 x की पावर 4 c2 अपॉन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, तभी होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, x की पावर r का कोफिशिएंट, x की पावर r का कोफिशिएंट निकाल लेता हूँ, x की पावर r या x की पावर n ही निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की पावर n का कोफिशिएंट निकालूं तो क्या जाएगा आपका, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x की पावर n मत करो, x की पावर r कर लो, क्योंकि n तो ले रखी है, तो x की पावर r का कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर r का कोफिशिएंट निकालना है। तो r कुछ भी हो सकता है, r की वैल्यू 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो देखो जैसे 2 है तो c2 इंटू सी नॉट, c3 इंटू c1, c4 इंटू c2, 3 होता तो c3 इंटू सी नॉट, c4 इंटू c1, c5 इंटू c2। तो वैसे r है तो क्या बोल सकता हूँ, cr x की पावर r इंटू सी नॉट प्लस cr प्लस 1 x की पावर r प्लस 1 इंटू c1 अपॉन x, cr प्लस 2 x की पावर r प्लस 2 इंटू c2 x स्क्वायर एंड सोन c r प्लस n x की पावर r प्लस 1 एंड अपॉन c क्या जाएगा n x की पावर n, यही बनेगी। अब यहाँ से देखूंगा तो ये आपके क्या इनडायरेक्टली x की पावर r, ये भी इनडायरेक्टली ठीक है, x की पावर r, तो साइज में तो मतलब x की पावर r का कोफिशिएंट मैं निकालूं तो क्या जाएगा आपका c नॉट cr प्लस c1 cr प्लस 1 प्लस c2 cr प्लस 2 एंड सो cn cr प्लस n। सिमिलरली यहाँ पे x की पावर r निकालूंगा, तो लेट्स अज्यूम करो यहाँ पे x की पावर r का कोफिशिएंट निकालूंगा, तो यहाँ पे x की पावर r निकाल दी अपॉन x की पावर n है, तो ये तो आपकी क्या x की पावर r माइनस n बनेगी, मतलब ये n एक्स्ट्रा है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x की पावर r को निकालने उसके साथ x की पावर n निकालनी, मतलब इनडायरेक्टली 1 प्लस x की पावर 2n के एक्सपेंशन में x की पावर r प्लस n का कोफिशिएंट निकाल देना, r प्लस n का कोफिशिएंट निकाल दो तभी दिखेगा। तो ये मतलब r प्लस 1 का कोफिशिएंट क्या जाएगा आपका 2n c n प्लस r, तो इसको सिंपलीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका c नॉट cr प्लस c1 cr प्लस 1 प्लस c2 cr प्लस 2 एंड सो cn cr प्लस n, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल n प्लस r और फैक्टोरियल 2n माइनस n माइनस r मतलब फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन में क्या करूं, x की जगह क्या रख देता हूं, -1 अपॉन x पुट कर देता हूं और उस केस में r की वैल्यू 0 देता हूं, मैं कांस्टेंट टर्म निकाल देता हूं, तो x की जगह मैं -1 अपॉन x करूं, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट निकाल दूं, उससे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, घर पे ट्राई करके आंसर देने की कोशिश करना, घर पे उसको ट्राई करना और वो आंसर देना। आई होप ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आया है। किस को स्ट्राइक हुआ था वो, कुछ और प्राची के अलावा किसी को स्ट्राइक हुआ था वो, कुछ और प्राची के अलावा एक बार हैंड रेज कर दो किसको स्ट्राइक हुआ था। ठीक, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो तो बाइनोमियल में अभी तक इतना ही, बाइनोमियल में इतना ही। नेक्स्ट टाइम इसको और कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर ये तीनों प्रॉपर्टीज में यूज करूंगा। देन उसके बाद सबमिशन वाली क्वेश्चंस करेंगे। सबमिशन वाले क्वेश्चन जो बनते हैं डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में करने का तरीका, फिर उसके बाद डबल सबमिशन वाले क्वेश्चंस, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन और एनी इंडेक्स।
तो कल काफी हद तक चांसेस है कि कल हम चैप्टर कंप्लीट कर लें, कल काफी हद तक चांसेस है कल चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लें। चलो अब मॉड्यूल करते रहो। हाँ सोशल, हाँ सी आर प्लस एन सी आर प्लस एन कैसे हो सकता है? हाँ एन से बड़ा होगा, ये मैं समझ रहा हूँ, एन से बड़ा होगा, लेकिन मतलब वो ऐसी जगह तक जाएगा ना, वहाँ तक ऐसी जगह तक रुकेगा जहाँ तक वो बड़ा नहीं होगा। मतलब आर तो आपका कुछ भी वेरिएबल है। एक्चुअली ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग रिलेट करेंगे, इसी फॉर्मूले की हेल्प से रिलेट करेंगे, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग रिलेट करेंगे ना, इसलिए मैंने करवाया है आपको। इस सिस्टम एक्चुअली ये टर्म नहीं भी लेते तो काम हो जाएगा। एक्चुअली ये टर्म नहीं लिखनी, आप लास्ट टर्म तक लिख सकते हो, ये बहुत ज्यादा रहेगा, लास्ट टर्म तक लिख सकते हो। हाँ मतलब क्योंकि उससे बड़ा तो नहीं जा सकता मैनुअल कोऑपरेट, वो इसलिए लिखा है कि यूजुअली पैटर्न हमेशा nth टर्म से ही स्ट्राइक होता है ना, तो बस पैटर्न को स्ट्राइक होने के लिए मैंने कर रहा है वो आपका। ठीक है। आई थिंक इस वीक में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन में मैं राठी सर की क्लास लगवा रहा हूँ। शायद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या फिर फ्राइडे सैटरडे, जैसा उनका स्केड्यूल फ्री होगा उस हिसाब से, तो वो सर्किल कंप्लीट कर देंगे, इसमें सर्किल कंप्लीट कर देंगे। और अच्छा ये बताओ, एक चीज और पूछनी थी, एक चीज और पूछनी थी मुझे। हम ये भी कर सकते हैं कि आप लोगों का पेपर, क्योंकि बाकी लोगों का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है कोनिक सेक्शन तक, तो आप लोगों का कोनिक सेक्शन रिवीजन नहीं हुआ है, तो या तो उन लोगों के साथ में सेम पेपर दो या फिर से एक अलग पेपर बना ले जिसमें सर्किल तक आ रहा हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहेगा, सेम पेपर कर ले, सेम पेपर कर ले। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, सबसे पढ़ लो। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है। अरे कोई बात नहीं। मैं तो बस एक्चुअली मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं ना, तो उनके पेरेंट्स भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं मार्क्स को लेके, तो मैं इसीलिए बोल रहा था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, चिल एंजॉय। ओके बाय बाय।